आज जानेंगे कि क्या शोपेनहायर नाहिलिस्ट थे, क्या शोपेनहायर एक एथीस्ट थे, क्या शोपेनहायर भगवान पे भरोसा नहीं रखते थे, क्या शोपेनहायर एक वेजिटेरियन थे, क्या शोपेनहायर का थॉट प्रोसेस था फ्री विल को लेके, क्यों शोपेनहायर बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे और क्या उनको बुद्धा में ऐसा खास दिखता था, और वो क्रिश्चियन मोरालिटी और क्रिश्चियन फिलॉसफी से भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस, तो क्रिश्चियन मोरालिटी भी उन्होंने बात करी हुई है, तो वो सब इस वीडियो में जानेंगे। सो वेलकम बैक। और आज आखिरी वीडियो शोपेनहायर, आर्थर शोपेनहायर के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी फिलॉसफी के ऊपर आखिरी वीडियो क्या है, Q&A सेशन है। और मैं ये चीज़ इंट्रोड्यूस करूँगा अपने लेक्चर्स में, जो कि है Q&A सेशन जिस भी फिलोसफर को हम कवर कर रहे होंगे। और अभी ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट डालने का, क्योंकि सब्सक्राइबर 500 हुए नहीं है, लेकिन तुम लोग करवा दोगे 500 सब्सक्राइबर तो कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा तो मैं डाल सकता हूँ, तुम्हारे ओपिनियंस जान सकता हूँ उसके थ्रू, वोटिंग के थ्रू। तो होपफुली नेक्स्ट फिलोसफर इमैनुअल कांट या फ्रेडरिक नीचे में से एक होगा। नीचे कमेंट करके बताना तुम्हें कौन से नेक्स्ट फिलोसफर पे चाहिए वीडियो। और मैंने बोला था कि इस स्पेसिफिक फिलोसफर पे जो सवाल है पूछो जिसको हम कवर करेंगे। तो कुछ लोगों ने सवाल पूछे जो हाँ रिलेटेड थे लेकिन नहीं भी थे इन स्पेसिफिक फिलोसफर से, लेकिन कोशिश करो इन स्पेसिफिक फिलोसफर्स की लाइफ से रिलेटेड सवाल पूछो। और मैंने क्या कोशिश करी है कि गूगल के ऊपर गया हूँ, मोस्ट सर्च क्वेरीज इस स्पेसिफिक फिलोसफर से रिलेटेड, जो भी फिलोसफर आगे होंगे उनसे रिलेटेड क्वेरीज को मैं मद्देनज़र रखते हुए मैं तुम्हारे समक्ष आज पेश कर रहा हूँ कि एक Q&A सेशन। तो हमने कवर किया था पहले 3 लेक्चर में आर्थर शोपेनहायर की लाइफ को, एक पेसिमिस्टिक फिलोसफर, एक नेगेटिव फिलोसफर उनको माना जाता है। आज जानेंगे कि क्या शोपेनहायर नाहिलिस्ट थे, क्या शोपेनहायर एक एथीस्ट थे, क्या शोपेनहायर भगवान पे भरोसा नहीं रखते थे, क्या शोपेनहायर एक वेजिटेरियन थे, क्या शोपेनहायर का थॉट प्रोसेस था फ्री विल को लेके, क्यों शोपेनहायर बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे और क्या उनको बुद्धा में ऐसा खास दिखता था, और वो क्रिश्चियन मोरालिटी और क्रिश्चियन फिलॉसफी से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उसके ऊपर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, क्रिश्चियन मोरालिटी भी उन्होंने बात करी हुई है, तो वो सब इस वीडियो में जानेंगे। जो चीज़ें शोपेनहायर के बारे में शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी, इस Q&A सेशन में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे मद्देनजर रखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज आर्थर शोपेनहायर फेमस फॉर। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए फेमस है उनको, शोपेनहायर को फिलोसफर ऑफ पेसिमिज्म कहा जाता है। फिलोसफर ऑफ पेसिमिज्म कहा जाता है इसलिए वो फेमस रहे हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स दिए हैं विल के ऊपर। इनका काम मोस्टली विल के ऊपर है, और पेसिमिज्म की वजह से कि भाई ये कहीं ना कहीं एक ग्लूमी फिलोसफर हैं, नेगेटिव फिलोसफर हैं, डार्क फिलोसफर हैं, उस वजह से ये शोपेनहायर फेमस है। और इन्होंने हेगेल, जैसे हमने लेक्चर्स में कवर किया, जिसने लेक्चर नहीं देखे हैं पूरे लेक्चर देखना, हेगेल के पीछे पड़ गए थे ये, और फिस्सा के पीछे पड़ गए थे हाथ धो के। तो हेगेल, तो जो हेगेल का था हेगेलियन आइडियलिज्म, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, उसके ऊपर इन्होंने अपना काम डेवलप किया, एक रिएक्शन दिया, एक इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया। और इन्होंने लेटर अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा फ्रेडरिक नीचा को इन्फ्लुएंस किया, फ्रेडरिक नीचा ने, उसके बाद मार्टिन हाइडेगर को इन्फ्लुएंस किया, मार्टिन हाइडेगर ने बाद में जॉन पॉल सार्त्र को इन्फ्लुएंस किया। तो एक चेन चलती चली गई, और एक तरह से तुम कह लो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के ये फ्लैग बियरर रह चुके हैं। बाद में तुमको पता ही है, फ्रेडरिक नीचे का नाम सुना ही है तुमने, हाइडेगर का नाम सुना है, सार्त्र का नाम सुना है, जो इतने महान एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफर, जो ऊंची तबके की फिलॉसफी कहलाती है, ऊंचे हाई लेवल फिलॉसफी कहलाती है, उसके ये फ्लैग, सारे फ्लैग बियरर थे, उन सबको इन्फ्लुएंस करने वाले तुम्हारे थे आर्थर शोपेनहायर। और कहीं ना कहीं फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड को भी, और फ्रॉइडियन साइकोलॉजी को भी कहीं ना कहीं इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। अब अगला सवाल आता है, हमारा दूसरा सवाल था मोस्ट सर्च क्वेरी, डज शोपेनहायर बिलीव इन गॉड। अब शोपेनहायर की एक मैन्युस्क्रिप्ट थी रिमेन्स और रिलीजन, इंक खत्म हो रही है हमारी। तो इस स्पेसिफिक मैन्युस्क्रिप्ट में शोपेनहायर ने कभी भी खुद को एथीस्ट नहीं कहा है, कभी भी ये नहीं कहा है कि मैं एथीस्ट हूँ। और उनका एक बॉन्ड है जीसस क्राइस्ट के साथ, क्राइस्ट और गौतम बुद्धा के साथ उनका एक रिलेशनशिप था। एक वो उनकी फिलॉसफीज को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेट किया, उसके बारे में बात करी, और ये आंसर ढूंढ रहे थे क्रूएल्टी
जो जो लोगों के साथ गलत काम होता है उसके ऊपर इन्होंने आंसर ढूंढने की कोशिश करी थी इस दुनिया में। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने क्लियर नहीं किया था, ये क्लियर नहीं करे, बिना क्लियर करे ये चल बसे इस दुनिया से कि मैं एक एथिस्ट हूँ या नहीं हूँ, या मैं गॉड पे बिलीव करता हूँ या नहीं करता हूँ। नेक्स्ट सवाल, वॉश शॉफेनहायर अ नाहिलिस्ट? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जिसको नाहिलिज्म का मीनिंग नहीं पता है खुद देख लो, मैं ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करूँगा। वो लोग ये कहते हैं there is no meaning to life, this existence is mere meaninglessness and pointlessness। तो वो ये कहते हैं। अब ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाहिलिस्टिक नहीं थे, इन्होंने काम दिया है एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म पे, इन्होंने काम दिया है ऑप्टिमिस्टिक नाहिलिज्म पे, इन्होंने थोड़ा बहुत काम दिया, लेकिन एक डिबेटेबल टॉपिक है कि वो नाहिलिस्ट है कि नहीं है। अब हम जब एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी में घुसेंगे, हायर फिलॉसफी में, ऊंचे तबके की फिलॉसफी में घुसेंगे, तब हम लोग बात करेंगे नाहिलिज्म क्या होता है, एब्सर्डिज्म क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक नाहिलिज्म क्या होता है। तो अभी फिलहाल नाहिलिज्म कि ये कहना कि देयर इज नो मीनिंग टू लाइफ, लाइफ इज मीनिंगलेस एंड पॉइंटलेस, उस पर ये ज़्यादा भरोसा रखते नहीं थे। अब इन्होंने कहीं ना कहीं सोचा था कि देयर इज अ पर्पस टू लाइफ। अब नाहिलिस्ट लोग ये कहते हैं कि बहुत जो नेगेटिव पेसिमिस्टिक नाहिलिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि वो दे से दैट वी शुड सीज टू एग्जिस्ट। वो अपनी ही एग्जिस्टेंस को डिनाई करने की कोशिश करते हैं और सुसाइड के कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने ऊपर मत ले लेना, कोई नाहिलिस्ट आ रहा है तो एक पेसिमिस्टिक नाहिलिज्म का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, पूरा बैंड होता है, बैंड एक उस स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग ऐसा मानते हैं। तो शॉफेनहायर ने, हमने लेक्चर में सेकंड या थर्ड लेक्चर में देखा था सुसाइड वाले प्रॉब्लम में उन्होंने एक सोल्यूशन देने की कोशिश करी कि सुसाइड इज नॉट द मतलब सोल्यूशन टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम विच यू आर थिंकिंग अबाउट, द प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग। तो उसके ऊपर इन्होंने एक सोल्यूशन देने की कोशिश करी। तो ये बताता है कि ही वॉज नॉट अ नाहिलिस्ट, और कुछ कहीं ना कहीं घूम फिर के वो एक मोरालिटी प्रीच करते थे, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, तुम ये समझो कि एक हल्का सा विल के कॉन्सेप्ट को ही भले यूज करके हल्का सा एक, तुम समझ लो ग्रीन फ्लैग, एक रोशनी दिखाते थे एट द एंड ऑफ द टनल कि हाँ कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो दिस डिस्क्वालिफाइज हिम फ्रॉम द क्लास ऑफ नाहिलिस्ट। नाहिलिस्ट नहीं कहलाते हैं ऐसे लोग। तो ये भी बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। अब अगला सवाल, वाई शॉफेनहायर अंडररेटेड? शॉफेनहायर अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा जनरल एफोरिज्म्स दिया। अफोरिज्म क्या होता है मैंने पहले भी बताया था, यहां आ जाता हूं मैं। अफोरिज्म क्या होता है? एक हार्श रियलिटी, हार्श ट्रुथ, एक ऑब्जर्वेशन जिसमें एक हार्श ट्रुथ है, एक रियलिटी है, हार्ड रियलिटी है विदाउट शुगर कोटिंग, उसको कहते हैं एफोरिज्म। तो ये एफोरिज्म ज्यादा देते थे, और इनकी पहचान जो ये जो चीज थी जो हमने कवर किया था सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर, सेकंड में तो हमने सेकंड लेक्चर में और थर्ड लेक्चर में दोनों में कवर किया था, जिनका सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क था वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए इनको ज्यादा नहीं जाना जाता, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उनका काम कुछ ज्यादा ही क्लैरिटी वाला था, उनका काम कुछ ज्यादा ही रियलिटी हिटिंग था, हार्डकोर था, साफ साफ मुंह पे वो जो उनकी क्लैरिटी थी राइटिंग की, इतनी ज्यादा क्लैरिटी थी कि उसके अंदर वो समझ लो तुम लोग उसको एक्सप्लॉइट आराम से कर पाते थे, उसके अंदर क्रैक्स खोजने की कोशिश करते थे, ठीक है, खोज के निकाल लेते थे, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे। रैदर जो ऐसे तभी कहीं ना कहीं शायद शॉफेनहायर चिढ़ते थे ऐसे फिलोसफर से, जैसे तुम्हारे जैसे हिगेल हो गया, फिस्टा हो गया, हाइडेगर हो गया। अब तुम अगर डेप्थ में फिलोसफी के घुसोगे, जो डेप्थ में घुसते हैं वो हाइडेगर को क्रिटिसाइज कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई वो नाजी सपोर्टर था और हाइडेगर कहीं ना कहीं भटक गया था आगे हिटलर के इन्फ्लुएंस में आके, पॉलिटिकल बन गया था, उसकी फिलॉसफी पॉलिटिकली तुम समझ लो इन्फ्लुएंस हो चुकी थी हाइडेगर की। बाद में तो सुधरा था, लेकिन स्टिल वो अपना नाम खराब कर दिया था उसने। तो ये लोग इनडायरेक्टली बात करते हैं ये वाले फिलोसफर्स, और तुम्हारे आर्थर शॉफेनहायर सीधा डायरेक्ट फेस टू फेस भैया बात करते थे। उस चक्कर में इनका जो है काम कहीं ना कहीं लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे, इस वजह से वो अंडररेटेड रह गए। अब नेक्स्ट है, डिड शॉफेनहायर बिलीव इन फ्री विल? फ्री विल का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे कभी किसी लेक्चर में कवर करेंगे। अब हमने सेकेंड और थर्ड लेक्चर में कवर किया था कि एक इनर बीइंग है, ठीक है, और एक थिंग इन इटसेल्फ है, जिसको हमने बोला था थिंग इन इटसेल्फ। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लंबा कॉन्सेप्ट था, सेकंड थर्ड लेक्चर में जाओ देखो। थिंग इन इटसेल्फ है, उसको ये विल कह रहे हैं। और इन्होंने ये कहा कि व्हेन वी फील आवर फ्रीडम वी फील आवर इनर एसेंस एंड बीइंग विच इज अ ट्रांसेंडेंटली फ्री विल। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फ्री विल की तरफ हिंट दे रहे हैं कि जब हम अपनी फ्रीडम फील करते हैं, हम अपनी अंदर की जो आवाज़ है, इनर एसेंस है, एक जो क्वालिटी होती है, एक एसेंस को फील करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को फील करते हैं,
वो ट्रांसेंडेंटली कहीं ना कहीं फ्री विल है। अब ट्रांसेंडेंटैलिटी के बारे में, ट्रांसेंडेंटल जो आइडियलिज्म है, ट्रांसेंडेंटल फ्री विल है, उसके बारे में हम इमैनुअल कांट के लेक्चर में और अच्छे से कवर करेंगे। फिर इन्होंने कहा द विल इज फ्री बट ओनली इन इटसेल्फ एंड अदर दैन एज इट्स अपीयरेंस इन एन ऑब्जर्वर्स माइंड। ठीक है, तो थिंग इन इटसेल्फ फ्री विल को कह दिया। तो फ्री विल क्या, तो तुम समझ लो द विल जो है वो फ्री है, लेकिन अपने में ही फ्री है, बट ओनली इन इटसेल्फ, और बाकी जो ऑब्जर्वर है उसको जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे ये हो गए जो मोस्ट सर्च क्वेरीज। नेक्स्ट है तुम्हारा एक दो लोग जिन्होंने लेक्चर के नीचे सवाल दिए थे अपने, उनके सवाल कवर कर ले। एक है अमन चतुर्वेदी, वो पूछ रहे हैं कि फिलोसफर्स इतने डिप्रेस्ड क्यों होते हैं, या फिर ये बस एक स्टोरी है जो मार्केट में रहती है। डिप्रेस नहीं होते। पहली बात तो डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत क्लिनिकल शब्द है। डिप्रेशन को लोग एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से कंपेयर कर लेते हैं, डार्कनेस से कंपेयर कर लेते हैं। डिप्रेशन ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट शब्द है। सफरिंग एक ऑल टुगेदर, लोग सफरिंग को डिप्रेशन से लिंक करते हैं, तो डिप्रेशन बहुत एक क्लिनिकली समझ लो साइकोलॉजिकल शब्द है वो। अब सीन ये है, नहीं, मेरे को लोग कहते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ कि भाई इसके जब इसके पिताजी का देहांत हो गया अभी कोविड में रिसेंटली, फादर नहीं रहे इसके, तो जो भाई ये डिप्रेशन में बातें करता है, ऐसी फिलॉसफी प्रीच करता है वो। नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, मैं हूँ ही ऐसा। मैं अपनी बात करूँ तो मैं, क्योंकि अपने से कंपेयर कर सकता हूँ, तो मैं हूँ ही ऐसा। और ये कोई स्टोरी नहीं है मार्केट में। चूंकि हमारी बातें इतनी रियलिटी हिटिंग होती है तो लोगों को डिप्रेसिव लगती है, उसको डिप्रेशन से लिंक करते हैं, लेकिन तुम्हारी रियलिटी तुमको सामने आईने के रख के बता रही है, इसलिए तुमको लगता है कि भैया हमें फिलोसफर्स जो होते हैं डिप्रेसिव होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल है अमन चतुर्वेदी का, क्या फिलॉसफी डेड फील्ड है या आज भी इसका रेलेवेंस है, और अगर है तो कैसे? फिलॉसफी कभी डेड फील्ड नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज द मदर ऑफ ऑल, तुम समझ लो इट इज द एपिटोम ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल स्टडीज। केमिस्ट्री पढ़ लो, बायो पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, मैथमेटिक्स पढ़ लो, सब में जो पोस्टुलेट्स, एक्सियोम्स पढ़ते हो तुम, आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हो, सब फिलॉसफी से ही आती है। ग्रीस में प्री सोक्रेटिक एरा के शायद बाद जब फिलॉसफी डेवलप होनी शुरू हुई, तो पहले फिलॉसफी ही थी, द लव ऑफ विजडम, फिलोसोफिया, जो हमने इंट्रोडक्शन टू इसमें देखा था फिलॉसफी में, फिलॉसफी ही थी। बाद में ये सेग्रीगेट हुई, भाई मैथमेटिशियन जो इक्वेशन यूज करते थे मैथमेटिशियन बन गए, जो भैया केमिकल्स से काम करते थे वो केमिस्ट बन गए, केमिस्ट्री में चले गए, जो लॉज ऑफ नेचर पढ़ने लग गए वो फिजिक्स में चले गए, जो ह्यूमन बॉडी पढ़ने लग गए, एनिमल बॉडी या एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फ्लोरा फौना पढ़ने लग गए, वो चले गए बायोलॉजी में। सारे थे पहले फिलोसफर ही, क्योंकि सबको एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की तरफ जा रहे थे कि भाई एक ट्रुथ है, हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, सबका यही सवाल था। सब अपने तरीके, जैसे पाइथागोरस है, हम उनको क्या बोलते हैं, मैथमेटिशियन है? नहीं, वो बंदा मैथमेटिक्स यूज करके ये जानना चाह रहा था कि इंसान की एग्जिस्टेंस है तो क्यों है, किस लिए, मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे पाइथागोरस, लेकिन हम उनको मैथमेटिशियन बोलते हैं। लेकिन थे वो फिलोसफर, बस उनका प्रेजेंट करने का, आर्टिकुलेट करने का तरीका इक्वेशंस और नंबर्स के थ्रू था, पैटर्न्स के थ्रू था। ठीक है, तो आज भी फिलॉसफी की रिलेवेंस है। जब तुम हायर फिजिक्स में जाओगे, जब तुम रिसर्च में जाते हो, केमिस्ट्री में हायर उसमें जाते हो, तो वो लोग सीखते हैं, फिर वो भी तुम देखोगे फिलॉसफी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको भी अपने को प्रोटेक्ट करना है, उनके में भी डिबेट्स चलती हैं, उनको भी अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करना होता है कि मेरा जो थ्योरी है या मेरा जो पर्टिकुलर पोस्टुलेट, एक्सियम, जो भी कह लो है, कॉन्सेप्ट है, डॉक्ट्रिन है, वो कैसे बेहतर है तुम्हारे से, या कैसे हेल्प करेगा ह्यूमैनिटी की, या क्यों आज की डेट पर रिलेवेंट है, तो उसके लिए किस चीज़ का यूज़ करोगे? फिलॉसफी का यूज़ करो। तो फिलॉसफी चाहो ना चाहो हर जगह है। इंटरव्यू देने जाओ, ठीक है, अगर कोई बंदा देख रहा है, सपोजिंग यूपीएससी का बंदा है, वो देख रहा है इस वीडियो को, यूपीएससी में इंटरव्यू के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू में जाओगे तो अगर तुम फिलोसफिकली स्ट्रांग हो तो तुम इंटरव्यू से ऐसे बात कर पाओगे, उसको भी यकीन नहीं होगा भाई ये बंदा है कौन। तो ये होती है फिलॉसफी, क्योंकि तुम कॉन्वर्सेशन करना सीखते हो, आर्टिकुलेशन सीखते हो, आर्गुमेंटेशन सीखते हो, अपने को प्रोटेक्ट कर पाते हो, और अंदर से डर चला जाता है तुम्हारे। फिर उनका आखिरी सवाल है, तीसरा सवाल, दुनिया में बेसिकली कितनी फिलॉसफीज हैं? दुनिया में देखो फिलॉसफीज एग्जिस्ट करती हैं, वी जस्ट नीड टू डिस्कवर देम। वो हैं, एग्जिस्ट करती हैं, बहुत फिलॉसफीज हैं। अब तुम बेसिकली देखो जो पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, वो वही है तुम्हारी जो हमने इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी में पढ़ा, तुम्हारी मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, वैल्यू थ्योरी में एस्थेटिक्स, लॉजिक, ये सब, ये बेसिक है। फिर तुम्हारी ऊपर से और हो गई स्टोइक फिलॉसफी,
डॉयस फिलॉसफी, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी, नाइलिस्टिक फिलॉसफी, एब्सर्डिस्ट फिलॉसफी, बहुत फिलॉसफी है, आइडियलिस्ट फिलॉसफी, कम्युनिस्ट फिलॉसफी, मार्क्सिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स को प्रीच करते हैं, बहुत है। ये कहना कि कितनी फिलॉसफीज है वो भी अपने में एक फिलॉसफी है। देखा जाए तो सोचने की शक्ति अपने में एक फिलॉसफी है, ठीक है। तो फिलॉसफी का कोई एक भी कह सकते हो, 10 भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस सब्जेक्टिव ट्रुथ से उसको देखते हो, ठीक है। अब फोकस करके एक चैनल है, उनका नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन फोकस करके है, सर सब कुछ न्यूट्रल है क्या, किसी में भी परफेक्शन नहीं है इस दुनिया में। मेरा एक कोट है विच इज एवरी परफेक्ट थिंग हैज अ क्रैक टू बी एक्सप्लॉइटेड। हम समझते हैं हर चीज़ परफेक्ट है, लेकिन हर चीज़ में क्रैक होता है। मैंने ये अपना, जब मैं ऐसे प्रिपेयर कर रहा था कि गॉड को जो हम जेंडर देते हैं, क्यों देते हैं जेंडर, एक इंसान गॉड को जेंडर देने की क्यों कोशिश करता है, तो उसमें मैंने था, उसको मैं पूरा नहीं कर पाया। वो मेरा पेज जिसमें मैं लिख रहा था खो गया, और उसके बाद मेरे माइंड से वो पॉइंट्स थे वो बहुत हद तक चले गए कि हम कहीं ना कहीं बचपन में अपने माँ बाप में वार्मथ ढूंढते हैं, वो वार्मथ हमको मिल नहीं पाती, क्योंकि तुमको लगता है तुम्हारे माँ बाप तुमको खाना देते हैं, पीना देते हैं, तुम्हारा पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, फिर तुम्हारे माँ बाप एक दिन अचानक से तुम्हें चांटा बजा देंगे, तो तुमको लगेगा इस बंदे से मेरे को डेंजर है। तो तुम एक वो जो आइडियल 100% वार्मथ और लव है वो कहीं और किसी और एंटिटी में ढूंढने की कोशिश करोगे, और वो एंटिटी गॉड से बेहतर क्या हो सकती है, ठीक है, गॉड से बेहतर क्या हो सकती है। तो इसके ऊपर कुछ था। तो हर परफेक्ट चीज में एक क्रैक है। अगर तुम गॉड को भी ही या शी से डिनोट कर दोगे तो तुम उसको एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हो। जैसे ही तुमने उसमें एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक लगा दिया तो उसके अंदर ह्यूमनली ट्रेड्स और पर्सनालिटी आ गई, तो वैसे ही खत्म गॉड का कॉन्सेप्ट। तो आइडियल नहीं हो गया ना, वो तुम्हारी रियलिटी में आ गया। तुमने उसकी ऑन्टोलॉजिकल प्रेजेंस को तुम अपनी रियलिटी में ले लाके तुम गॉड को देख रहे हो। अब तुम अगर तुम समझो भगवान तुम्हारे सामने आ गया, गॉड तुम्हारे सामने है, अब तुम सोचोगे गॉड तुम्हारे सामने तो ऐसा है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। फिर तुम कोई एक आइडिया फॉर्मुलेट कर लोगे, फिर तुम्हारे लिए कोई, चाहे गॉड हो नहीं हो, लेकिन तुम सोचने लग जाओगे कोई और गॉड एग्जिस्ट करता है, भाई इससे भी तो बेहतर कुछ हो सकता है। अगर गॉड तुम्हारे सामने आ गया तो समझोगे इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो एवरी परफेक्ट थिंग एज ए क्रैक टू बी एक्सप्लॉइटेड। तो ये था Q&A सेशन, और थैंक यू जो भी आर्थर शॉफेनहायर के लेक्चर सीरीज में यहाँ पे थे। ऐसे ही और भी फिलोसफर्स को कवर करेंगे जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन दिया। थैंक यू सो मच इस चैनल की तरफ, और तुम में से भी कोई अगर कंट्रीब्यूट करना चाहता है कुछ भी, सो दैट वी कैन अपग्रेड आवरसेल्व्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ UPI ID वगैरह, आगे तुम्हारी मर्जी है। थैंक यू सो मच। आगे हम लोग प्लेटोनिज्म और मतलब मेटाफिजिक्स के वीडियोस कवर करेंगे, और होपफुली मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक वो डाली है कम्युनिटी टैब, देखते हैं उस पर कौन से फिलोसफर के लिए सबसे ज़्यादा वोट्स आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, और मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। भैया चलो लग जाओ काम पे।